हाँ जी, नाउ विल टॉक अबाउट टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में हम लोग जिन एंटीबॉडी ह्यूमरल है, ठीक है, पहली बात मतलब कि वो एंटीबॉडी इसमें बनेंगे। ठीक है, अब कौन सी एंटीबॉडी मेनली इसमें यूज़ होती हैं वो हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले विल टॉक अबाउट कि ये जो एंटीजन्स हैं, ठीक है, किन एंटीजन्स के खिलाफ होती है, या तो वो इंट्रिंसिक पार्ट हो या वो बाहर से आई हो। ठीक है, वही इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जैसे सब एक हमारी बहुत ही अच्छी एग्जांपल है कि हमारा रेड ब्लड सेल है। ठीक है, आरबीसी के ऊपर ऑलरेडी एक एंटीजन प्रेजेंट था। ठीक है, उस एंटीजन को हमारे इम्यून सिस्टम ने फ़ौरन समझ लिया, वो ऑलरेडी उसका पार्ट था। ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी अपने ही एंटीजन के खिलाफ, दे विल बी कॉल्ड एज ऑटो एंटीबॉडीज़। ठीक है, और ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हो गया कि हम अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दूसरा एक्सट्रिंसिक में कुछ नहीं हुआ है, क्या हुआ, सपोज एग्जांपल कोई हमने ड्रग दे दी है। ठीक है, कोई ड्रग दे दी हमने, कोई बाहर से कोई एंटीजन आया, कोई ड्रग्स की वजह से क्या हुआ कि ये वाला जो एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट था वो मॉडिफाई हो गया, या फिर यहाँ पे कोई ड्रग आकर चिपक गई, तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या समझा, हमारे एंटीबॉडीज़ ने, हमारे इम्यून सिस्टम ने वो समझा कि ये जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं, ये जो एंटीजन्स हैं वो हमारे लिए फ़ॉरेन है, मतलब ये ऑलरेडी एक आरबीसी का पार्ट नहीं है, या तो कि ड्रग की वजह से जो ऑलरेडी प्रेजेंट था यहाँ पे कुछ वो चेंज हो गया, या फिर यहाँ पे वो आकर चिपक गई ड्रग, सपोज कुछ भी हो सकता है। तो फिर ये जो होगा इसके खिलाफ एलो एंटीबॉडीज़ बनेंगी, मतलब आया तो बाहर से है ना वो चीज़, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ट्रिगर हुआ। ठीक है, तो ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, दो टाइप के एंटीजन, जो अपने आप ऑलरेडी प्रेजेंट था और जो बाहर आके कुछ भी हुआ तो। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के हो गए। अब होता क्या है, 3 टाइप्स के होती हैं। सबसे पहले होता है 3 पाथवेज हैं इनके। ठीक है, ऑप्सनाइजेशन, ठीक है, ऑप्सनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, ऑप्सनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस में क्या होता है कि हमारा जो इसमें एंटीबॉडीज़ कौन सी यूज़ होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जी और इम्यूनोग्लोबुलिन एम। ठीक है, कोई भी इनमें से यूज़ हो सकती है। तो अगर हमने एम या जी कोई भी यूज़ किया है तो क्या होता है कि जो एम है, सपोज़ ये वाली, ये क्या करेगी, ये C3 ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमने पढ़ा है, उससे वो सीरीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं जो अपने आप क्लीव होती हैं। ठीक है, तो C3 इसमें कौन से बनेंगे, C3B, C4B एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ये दो चीज़ें बनी। अब हमें पता है कि C3B और C4B विल एक्ट एज ऑप्सोनेंस। ठीक है, ऑप्सोनेंस का मतलब क्या है कि वो एक, सपोज ये सेल है, इसके ऊपर कोट हो जाएंगी C3B, और जो हमारे एंटीबॉडीज़ आएंगी, मतलब जो भी हमारा ये जो फेगोसाइटोसिस आएगा या फेगोसाइट आएगा, उसके पास C3B का रिसेप्टर होगा, तो फिर वो आकर इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, जिसमें हम इम्यूनोग्लोबुलिन जी को एक्ट करवाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जी में ये आरबीसी है। ठीक है, आरबीसी के ऊपर एंटीजन लगा तो यहाँ पे डायरेक्टली इम्यूनोग्लोबुलिन जी आ गया। ठीक है, और ये जी आया और ये फेगोसाइट था, फेगोसाइट के ऊपर यहाँ पे FC रिसेप्टर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जी था। ठीक है, तो ये आके फिर इंगल्फमेंट हो जाएगी। दोनों ही तरीक़ों से हो क्या रही है, फेगोसाइटोसिस। ऑप्सनाइजेशन इसमें मान लो जी कर रहा है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ठीक है, बेसिकली ऑप्सनिन इज कि हमारे सेल जो फेगोसाइट है उसे पता लगे कि वो रेडी हो जाए उसको इंगल्फ करने के लिए। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास, और ये 3 उसकी एग्जांपल्स हैं, ट्रांसफ्यूजन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, फेटालिस, ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून तो हो गया ना कि अपने ही उसको मारने लग गया। ट्रांसफ्यूजन में तो चलो बाहर से आ रहा है। ठीक है, तो बाहर से क्या होता है कि सपोज़ ए है हमारा ब्लड ग्रुप, तो उसके पास कौन से एंटीजन होंगे, ए एंटीजन होंगे, और उसके पास कौन सी एंटीबॉडीज़ होंगी, एंटी-बी। और ये हमारा जो रिसिपिएंट है ये बी है सपोज़, तो इसके पास बी एंटीजन होगा। ठीक है, और इसके पास एंटी-ए होगा एंटीजन, तो ये एंटीजन ए इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो दिस इज़ ट्रांसफ्यूजन में प्रॉब्लम आ जाती है इससे। ठीक है, तो यही हुआ ना कि एक एंटीजन एक उस पर आरबीसी पे प्रेजेंट था तो हमने उसको डिस्ट्रॉय किया।
ठीक है। या फिर जो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का होता है मदर और फीटस में, कि मदर जो है वो थी RH नेगेटिव और जो फीटस था वो था RH पॉजिटिव। फर्स्ट डिलीवरी में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ब्लड मिक्सिंग नहीं होती। फर्स्ट डिलीवरी के जब हो जाती है, जब प्लासेंटा ब्रेक करता है, जब पार्चुरेशन होती है, तो ये जो फीटस का ब्लड है ये मिक्स हो जाता है। और जब पॉजिटिव चीज़ मिक्स होगी नेगेटिव में, तो ये जो है ये एंटी RH की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करनी शुरू कर देंगी। ठीक है। अब ये एंटी RH की जब दोबारा से क्या होगा, दोबारा से RH पॉजिटिव, अब ये ऑलरेडी ब्लड के अंदर ऑलरेडी एंटी RH की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट थी, तो अब जब मिक्सिंग होगी तो फिर फीटस का जो ब्लड है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। तो इससे फीटस के ब्लड में मतलब अनीमिया, बहुत ही अनीमिया हो जाता है इन द न्यूबॉर्न। ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में कुछ नहीं है, वही जो कॉम्प्लीमेंट हम लोग कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो रही है। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में क्या होगा कि C3 यहाँ पे B बना था, C3B C4B जो कि ऑप्सोनिन्स का काम करते थे, यहाँ पे C3-4A ये जो है ये बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है। ये पाथवे से तो ये बने हमारे बाई प्रोडक्ट। इससे क्या होगा, ये बाई प्रोडक्ट्स क्या है, ये जो हैं वो कीमोटैक्सिस हैं। और ये कब निकलते हैं, वो कब निकले थे, वो निकले थे जब हमारी ये चीज़ हो गई थी। ठीक है। ये एंटीबॉडी आ गई थी। ठीक है। इसमें भी क्या होगा, एंटीबॉडी आने के बाद लाइक ये हमारा सेल सरफेस है। ठीक है। इसके ऊपर एंटीजन्स प्रेजेंट है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना और इसने प्रोड्यूस करवाए कॉम्प्लीमेंट जो कि थे ये। ठीक है। अब ये क्या है, ये है कीमो अट्रैक्टेंट्स। ये कितने सारे सेल्स को एक्यूमुलेट कर लेंगी, जैसे कि ठीक है मोनोसाइट्स हो गए, इओसिनोफिल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए। ठीक है। सबको NK सेल्स हो गए, इनको आकर वो लाइक जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वहाँ से बुला लेंगी इस साइड पे कि यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे आकर ये क्या करवाएंगी, ये करवाएंगी सेल की डिस्ट्रक्शन। ठीक है। कि इन सब से सेल मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी बेसिकली। ठीक है। दे विल इंड्यूस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स लीडिंग टू टिश्यू इंजरी। सही हो गया। इससे ये होता है, सेकंड था ये इन्फ्लेमेशन। और इसकी एग्जांपल क्या है, गुड पास्चर सिंड्रोम, रिमेटिक फीवर। रिमेटिक फीवर में सेप्टोकॉकल का जो सेल एंटीजन होता है वो होता है। गुड पास्चर सिंड्रोम में क्या होता है कि गुड पास्चर सिंड्रोम में होता है कि नॉन कोलेजनस कंपोनेंट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का, लाइक जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस की जो हमारी वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके अंदर एक नॉर्मली कोलेजनस है और एक नॉन कोलेजनस पार्ट होता है। मतलब नॉन कोलेजनस पार्ट को सेल जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो एंटीजन समझ लेती है और फिर डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है। ग्लोमेरुलस में भी होता है ये, एल्वियोलाई में भी सिमिलर सा केस हो सकता है। ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है सेलुलर डिसफंक्शन का। ठीक है। थर्ड केस सेलुलर, पहला क्या था ऑप्सोनाइजेशन, दूसरा इन्फ्लेमेशन, थर्ड है सेलुलर डिसफंक्शन। अब जो सेलुलर डिसफंक्शन है हमारा, उसमें क्या होता है कि बेसिकली जब एंटीबॉडी का जो वो होता है रिएक्शन होता है, तो वो क्या होता है या तो रिसेप्टर्स को ज़्यादा ही एग्जैजरेट कर देंगे या तो उसको डाउन रेगुलेट कर देंगे, अप रेगुलेट या डाउन रेगुलेट, बेसिकली विदाउट कॉजिंग सेल इंजरी और इन्फ्लेमेशन। ठीक है। रिसेप्टर्स इम्पेयर हो जाएंगे, डिसरेगुलेशन हो जाएगी। ठीक है। इसकी अगर तो अप रेगुलेशन हो गई या तो डाउन रेगुलेशन हो गई। ठीक है। अप रेगुलेशन में क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है उसकी, ग्रेव्स डिजीज। इसमें कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, थायराइड रिसेप्टर्स। ठीक है। डाउन रेगुलेशन में कौन सी है, मायस्थीनिया ग्रेविस, मस्कुलर वीकनेस होगी, मायस्थीनिया ग्रेविस, ये इनहिबिट करते हैं। ठीक है। टाइप 2 वो डायबिटीज़ मेलाइटिस भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है टाइप 2। इंसुलिन रेजिस्टेंट मतलब इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो नहीं काम है कर रहे। ठीक है। सपोज उस केस में हो सकता है कि वो डाउन रेगुलेटेड है, तो फिर इसमें क्या होती है, मसल वीकनेस होती है और इसमें क्या होती है, हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। सो दिस वाज अबाउट टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। थैंक यू।